प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल और होम गार्ड से संबंधित जीएस प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी लेखपाल परीक्षा तिथि आप लोगों को पता ही है कि 21 मई 2026 को शुरू होने वाला है यूपी लेखपाल की परीक्षा। उसी के बिहार पर दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी के सभी दोस्तों रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण एक रोग है। इसमें से दोस्तों कौन सा जीवाणु संक्रमण रोग है उसके बारे में सिंपली पूछा गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी याद रखिएगा, एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया है। 2025 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है जीवाणु संक्रमण रोग इनमें से कौन सा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेग। प्लेग ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा। आइए दोस्तों कुछ जीवाणु जनित रोग, कुछ बैक्टीरिया से संबंधित सभी रोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सा रोग किस कारण होता है उन सभी के बारे में। जैसे चेचक किस कारण होता है, वैसे चेचक के टीके की खोज किसने किया था उसके बारे में भी आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है, बोला गया कि कुछ जीवाणु जनित रोग, कुछ विषाणु जनित रोग और कुछ दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। यह सभी का सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जैसे जीवाणु जनित रोग इतना याद रखें दोस्तों, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, कोढ़ या तथा क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा। क्षय रोग को टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को क्षय रोग कहा जाता है, टिटनेस भी होता है, काली खांसी रोग, इतना से भी होता है दोस्तों जीवाणु जनित रोग। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, निमोनिया, हैजा, टाइफाइड, कोढ़ या फिर दोस्तों क्षय, टिटनेस और काली खांसी, ये सभी होते हैं दोस्तों जीवाणु जनित रोग। बाकी दोस्तों बात करें विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो खसरा, पोलियो, एड्स, इबोला, डेंगू, रेबीज, चेचक तथा चिकनगुनिया, ये सभी होते हैं विषाणु जनित रोग। और दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, तो कालाजार रोग जो दोस्तों बालू मक्खी के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों बालू मक्खी के कारण होता है कालाजार रोग। अगर इसके अलावा पूछे दोस्तों तो लीशमेनिया के कारण भी होता है, याद रखिएगा। लीशमेनिया के कारण भी होता है काला आजार रोग। बाकी दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग काला आजार रोग हो गया, पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया और दोस्तों पेचिस हो गया, ये सभी हो जाएंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज किया था दोस्तों लुई पाश्चर, याद रखिएगा लुई पाश्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। बाकी दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। यहाँ से एक दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन याद रखिएगा। 6 टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया था भारत सरकार के लिए। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 2025, जो कि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ 2025। इसको दोस्तों देखा जाए आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों काला आजार रोग जैसे हमने बताया बालू मक्खी के कारण काटने से होती है काला आजार रोग, इतना दोस्तों आप लोग याद रखेगा। बाकी रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर, चेचक के टीके की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया क्वेश्चन में एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों यह अभिज्ञान शकुंतलम, निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। यह भी दोस्तों एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था या फिर अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो बात करें दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिदास। अब कालिदास से संबंधित दोस्तों और कितने पुस्तक लिखे गए हैं, कालिदास ने और कितने पुस्तकों को लिखा गया है। अश्वघोष के द्वारा कौन से पुस्तक लिखे गए हैं, कल्हड़ के द्वारा दोस्तों कौन से पुस्तक लिखे गए हैं, विशाख दत्त के द्वारा, इन सभी के बारे में आइए डिटेल में बात करते हैं। चलिएगा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे विशाख दत्त द्वारा रचयिता विशाख दत्त द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए हैं, तो मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विशाख दत्त द्वारा। बाकी दोस्तों देवी चंद्र गुप्तम भी याद रखेगा विशाख दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विशाख दत्त द्वारा 2 पुस्तक याद रखें दोस्तों, मुद्रा राक्षस और दोस्तों देवी चंद्र गुप्तम। कालिदास द्वारा याद रखें दोस्तों ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। यह दोस्तों यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघदूत, रघुवंश और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, यह तीनों कालिदास का याद रखेगा। बाकी अश्वघोष का दोस्तों याद रखेगा बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, अश्वघोष हैं, इसको भी याद रखिएगा। कल्हड़ की बात करें दोस्तों तो राज तरंगड़ी याद रखिएगा। कल्हड़ की बात करें तो राज तरंगड़ी याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों वहार मिरी है, याद रखिएगा, ये भी एक
फेमस शख्सियत हुआ करते थे। इनके पुस्तक का नाम लघु जातक, बृहद संहिता, ब्रज जातक और दोस्तों पंच सिद्धांतिका याद रखिएगा दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौटिल्य का याद रखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य याद रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। दोस्तों कम से कम इतना पुस्तक आप लोग नोट करिएगा, जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपी का कोई एग्जाम हो। अगर स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बार बार बनता है। ये दोस्तों पुस्तक के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बोला गया सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो सरोजिनी नायडू की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता कहाँ पर किया था? तो कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा दोस्तों, कानपुर अधिवेशन, याद रखिएगा दोस्तों, कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और कब किया था दोस्तों? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था कानपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कानपुर अधिवेशन। दोस्तों अगर बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये दोस्तों भारतीय मूल की सबसे पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किया था। अगर दोस्तों पूछें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो हो जाएंगे एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट याद रखिएगा। पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों एनी बेसेंट। अब कब किया था दोस्तों इन्होंने? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में याद रखिएगा दोस्तों, 1921 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, जो कि दोस्तों कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता किया था। बाकी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था दोस्तों 1885 ईस्वी में। अब किसके द्वारा होता है दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम द्वारा होता है, याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा होता है। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1885 ईस्वी में। और इनका साथ किसने दिया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इनका साथ दिया था। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में, याद रखिएगा, मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो W.C. बनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस की पहले अध्यक्षता किसने किया था? तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 ईस्वी में, जो कि हुआ था पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। इतना दोस्तों फैक्ट याद रखिएगा। बाकी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बाकी इसके बारे में यहाँ पर देखिए, बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोले तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, जो होता है दोस्तों 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा दोस्तों संविधान में बहुत सारे शब्द जोड़े गए, बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे तो बोला गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को टोटल कितने जोड़े गए दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बाकी दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसको दोस्तों बाद में जोड़ा गया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। क्योंकि दोस्तों पहली बार 42वें संविधान संशोधन में पहली बार दोस्तों प्रस्तावना में और दोस्तों पहली बार और केवल अभी तक एकमात्र दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों
बदलाव किए गए थे। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। वह तीनों शब्द कौन कौन से थे? तो तीनों शब्द याद रखिएगा, अखंडता, समाजवादी और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, यह तीनों शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए, इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य वह कब शामिल किया गया, उसके बारे में भी आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बोला गया है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना दोस्तों कम से कम 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए। हर एक लाइन दोस्तों यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनाता है। जैसे बोला गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और दोस्तों पहली बार और अब तक एकमात्र बार, पहली बार और दोस्तों केवल एक ही बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़ा गया, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और दोस्तों अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। अब कब हुआ दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और दोस्तों साथ में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 निदेशक सिद्धांत भी जोड़े गए। देखिए 3 निदेशक सिद्धांत भी जोड़े गए और कौन कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43A में जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43A में जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया पर्यावरण की रक्षा। यह तीनों दोस्तों निदेशक सिद्धांत भी जोड़े गए अलग अलग अनुच्छेद में, इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया उसके बारे में बोला गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसके तहत माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान करता है। और दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद है दोस्तों 21A में। अनुच्छेद 21A याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 में दिया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में दिया गया है। इतना क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन न पूछा जाता हो। सभी एग्जाम में लोग लगभग दोस्तों हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। अगर दोस्तों अभी भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। मतलब अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कहलाता है अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी का संगम क्या कहलाता है, इसके बारे में सिंपली पूछा है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी संगम को बोला जाता है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देवप्रयाग। अब आइए दोस्तों बात करते हैं विष्णुप्रयाग कहाँ पर है। रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम को कहा जाता है, कर्णप्रयाग की नदियों के संगम को कहा जाता है। टोटल दोस्तों 5 प्रकार के प्रयाग हैं, उसके बारे में आइए पूर्ण रूप से बात करते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा बोला गया भागीरथी, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। देवप्रयाग से ही गंगा नदी निकलती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर पूछे दोस्तों तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। यह भारत में गंगा नदी की लंबाई टोटल है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो देवप्रयाग से निकलती है। और देवप्रयाग दोस्तों किन नदियों के संगम को कहा जाता है? तो अब भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। 5 प्रयाग दोस्तों याद रखिएगा, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और दोस्तों देवप्रयाग। जैसे विष्णुप्रयाग दोस्तों धौली गंगा व अलकनंदा के संगम को बोला जाता है विष्णुप्रयाग। नंदप्रयाग अलकनंदा व दोस्तों नंदाकिनी नदियों को बोला जाता है नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा व दोस्तों पिंडार गंगा को बोला जाता है कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा व दोस्तों मंदाकिनी को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा को बोला जाता है देवप्रयाग। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, रंगराजन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति निम्न में से किससे संबंधित है?
तो दोस्तों रंगराजन समिति की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों गरीबी से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है रंगराजन समिति, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करेंगे दोस्तों बैंकिंग से संबंधित कौन सी समिति आई थी, शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति आई थी, उन सभी के बारे में आइए बात करते हैं। जैसे विजय केलकर समिति किससे संबंधित है, रंगराजन समिति आप लोगों को पता ही है, रघुराम राजन समिति किससे संबंधित है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, आइए उनके बारे में पूर्ण रूप से बात करते हैं। देखिए दोस्तों बोला गया है प्रमुख आर्थिक समितियाँ, ये दोस्तों आर्थिक समिति से संबंधित है। जैसे नरसिम्हन समिति 1991 में आया था, यह किससे संबंधित है दोस्तों, बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार याद रखिएगा, बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। बाकी रंगराजन समिति दोस्तों 2012 में आया था, यह दोस्तों गरीबी से संबंधित है, गरीबी को दोस्तों पुनर्वारण करना, मतलब गरीबी रेखा को से बाहर निकालना संबंधित है रंगराजन समिति। रघुराम राजन समिति दोस्तों 2007 में आई थी, यह बैंकिंग और दोस्तों वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है रघुराम राजन समिति। विजय केलकर समिति की याद रखिए दोस्तों कर संबंधित सुधार, कर संबंधित सुधार दोस्तों संबंधित है विजय केलकर संबंधी समिति। यहाँ से दोस्तों कर से संबंधित याद रखिएगा, कर, कर से संबंधित याद रखिएगा तो जीएसटी, जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कब आया था दोस्तों, तो यह आया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को आया था। अब कौन से संविधान संशोधन द्वारा आया था दोस्तों, तो 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को भारत में लाया गया था। 1 जुलाई 2017 को आया था दोस्तों जीएसटी, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।